नमस्कार, मैं हूं हरमन कुलार। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पराली के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और उन पर पलटवार भी किए। बीकेयू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। केस वापस नहीं होने के चलते हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन ने फिर से किसान आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे दी है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर आज वोटिंग जारी है। इसी बीच जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उपचुनाव में गठबंधन उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की ही जीत होने वाली है। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पराली के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और उन पर पलटवार भी की। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से रोकने पर पंजाब सरकार जरा सा भी काम नहीं कर रही। आंकड़े पेश करते हुए मनोहर लाल ने नसीहत दी। पंजाब सरकार को चाहिए कि वह पराली प्रबंधन के लिए हरियाणा की तरह किसानों को प्रोत्साहन राशि दे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पराली जलाने का हल निकालने की बजाय पंजाब के मुख्यमंत्री आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों को भड़का रहे हैं। इस पर सीएम भगवंत मान ने भी अपना बयान जारी किया है। पिछले 2-3 वर्ष से एक बहुत बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। एनजीटी ने भी बहुत बड़े संज्ञान लिए हैं और इसमें हमारे यहाँ चूंकि धान पर्याप्त मात्रा में होता है तो उस धान के जो पराली के जलाने का एक बना हुआ सिस्टम जो किसान जलाते रहे हैं। हमने बहुत जागरूकता पैदा की, हमने थोड़ा कठोरता भी बरती। फिर भी अभी एकदम मैं कहूं कि उसको शून्य हम ले पाए हैं या शून्य कर पाए हैं जलाने को, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं है, 10% के आसपास है। हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है। जबकि पंजाब में 1925 हमारी है, उनके यहाँ 13,873 है। तो इतना अंतर है। तो इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमने बहुत से प्रबंध किए हैं। किसानों को जो मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं कि वो उसकी बेल बना करके बिक्री के लिए, और बहुत उपयोग होने लग गया, कमर्शियल इसका यूज होने लग गया है। खास करके बिजली पैदा करने में इसका उपयोग होने लग गया है। ब्रिकेट्स बनाते हैं, वो ब्रिकेट्स उद्योग में भी काम आएंगी। वो ब्रिकेट्स हमारे जो थर्मल पावर हाउस है उसके अंदर भी ब्रिकेट्स का कोयले की जगह उसका उपयोग करेंगे। तो ऐसी चीजें हम शुरू कर रहे हैं और किसान को प्रोत्साहन 1,000 रुपया प्रति एकड़ उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। अभी आप जलाएंगे नहीं, जो जलाएगा उसको नहीं मिलेगा। नहीं जलाएंगे तो उसको 1,000 रुपये प्रति एकड़, 2 टन 1 एकड़ में हो जाता है, यानी 500 रुपया टन उसको लाभ ये मिलता है। जो खरीदार हैं, खरीदते हैं, उनको भी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अप्लाई करने लगी उस राशि को 500 रुपया टन के हिसाब से उनको भी देते हैं। अर्थात 1,000 रुपया टन तो पहले ही देते हैं और बाकी और पैसा जो किसान को जो उपभोग कर रहा है उससे भी मिलता है। तो ऐसा किसान को लगभग अब ये 1,800-2,000 रुपए की कीमत उसको 1 एकड़ की ये मिलने लग गई है। एक हमने कमेटी बनाई है। पिछले दिनों मैंने कहा था कि हम कोई उसका एक एमएसपी घोषित कर दें पराली का, तो उसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे ताकि उसके जो एमएसपी होगा, जिनको पराली चाहिए कम से कम उस रेट पर वो खरीदे। केस वापस नहीं होने के चलते हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन ने फिर से किसान आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे दी है। बीकेयू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ पर 24 नवंबर को अंबाला में रेल रोककर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। अंबाला के मोड़ा की अनाज मंडी में हजारों की संख्या में किसान एकत्रित होकर अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। चड़ूनी ने यह भी कहा कि दिल्ली में 13 महीने दिन चले जो किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने लिखित में सभी प्रकार के केस वापस लेने की किसानों को शर्त को भी माना था। लगभग 1 साल का समय बीत जाने पर भी अभी तक रेलवे के 12 केस वापस नहीं हुए। अभी इन केसों को रद्द करने को लेकर रेलवे कोई भी आदेश जो है वो नहीं जारी कर पाया।
पानीपत में सरपंची के चुनाव में बुधवार को जमकर लाठियां और चाकू तक चले, कई लोगों का खून भी बहा। सिविल अस्पताल में घायल इलाज करने के लिए पहुंचते रहे, कुछ ने शिकायत नहीं दी तो कुछ ने मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर दरख्वास्त देकर कार्रवाई की मांग तक कर दी है। मेहराना गांव में एक चुनाव झगड़े में नरेंद्र नांदल गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप ये भी है कि उस पर प्रवीण नांदल पक्ष ने चाकू से हमला किया। दूसरे पक्ष से सदानंद भी जख्मी हो गया। ये भी आरोप लगा है कि नवीन नांदल पक्ष ने सदानंद पर लाठी डंडों और रॉड तक से हमला कर दिया। गांव डाहर में भी कई जगह वाद विवाद हुआ। पुलिस प्रशासन ने हर जगह मुस्तैदी से काम लिया और मामलों को निपटा दिया। डाहर गांव में सुदेश रानी और सुदेश ने भी सिविल अस्पताल में इलाज करवाया और झगड़े की शिकायत भी दी। डाहर गांव में अन्य दो गुटों में वोटों को लेकर तनाव बढ़ने लगा तो एक गुट ने दूसरे को ललकारा। विवाद बढ़ा तो पुलिस ने पहुंचकर दोनों गुटों को खदेड़ दिया। दूसरी ओर बापोली के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी दो प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। डीएसपी संदीप सिंह ने ये मौके पर पहुंचकर समझाकर उन्हें शांत तो कर दिया, लेकिन इस राना के शाहपुर गांव में भी दो पक्षों में तभी टकराव हो गया। विवाद बढ़ा तो इसकी सूचना ड्यूटी मजिस्ट्रेट मानिक पवार वहां पर पहुंचे और मामले को उस वक्त शांत कर दिया। श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व करनाल स्थित गुरुद्वारा मंजी साहिब में डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा सुखा सिंह के नेतृत्व में 8 नवंबर को श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इससे पहले 6 नवंबर को गुरुद्वारा मंजी साहिब से विशाल नगर कीर्तन भी निकाला जाएगा। गुरु पर्व संबंधी कार्यक्रमों को तैयारियां जो है जोरों शोरों के साथ की जा रही हैं। जानकारी देते हुए बाबा सुखा सिंह और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव इंद्रपाल सिंह ने ये बताया कि गुरुद्वारा मंजी साहिब से शुरू होकर यह नगर कीर्तन शहर के विभिन्न स्थानों से भी गुजरने वाला है। जगत गुरु धन धन गुरु नानक देव महाराज जी का 553वां प्रकाश उत्सव डेरा कार सेवा बाबा सुखा सिंह की सरपरस्ती हेठ मनाया जा रहा है। 8 नवंबर दिन मंगलवार 2022 ਨੂੰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 6 ਨਵੰਬਰ दिन इतवार ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਗੇਟ ਕਮੇਟੀ ਚੌਂਕ ਦਾਵਤ ਹੋਟਲ ਬੀਰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁੰਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸੀ ਡੇਰੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਖੱਟਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। पंचायती राज चुनावों को लेकर सरगर्मियां लगभग तेज हो चुकी हैं। जहां उम्मीदवार अपने वोटरों के बीच पकड़ बनाने में लगे हुए हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी चुनाव की तैयारियां मुकम्मल करने में जुटे हुए हैं। घरोंडा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को स्ट्रांग रूम बना दिया गया है, जिसको लेकर निर्वाचन अधिकारी एवं SDM IAS प्रदीप सिंह ने स्कूल स्ट्रांग रूम स्थल का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा। SDM प्रदीप सिंह ने ये पत्रकारों से बातचीत में बताया है कि स्ट्रांग रूम में EVM मशीनें रखी जाएंगी, जिसको लेकर पुलिस के जवानों द्वारा सुरक्षा भी कड़ी कर दी जाएगी। देखिए 9 तारीख और 12 तारीख को पंचायत समिति, जिला परिषद, पंच और सरपंच के लिए चुनाव होने हैं जी। तो उसके संबंध में आज यहाँ पे एक औचक निरीक्षण किया गया है जी। उस निरीक्षण में कुछ चीज़ें जो हमने स्ट्रॉन्ग रूम से संबंधित कुछ चीज़ें देखी और जी। जिसमें जहाँ पे जो कमी पाई गई संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि इन जो भी कमियों को पूरा कर लिया जाए जी। इसके बाद हम अपने यहाँ से जो किटबैग्स तैयार करनी है, मशीनें तैयार करनी है जी, और मशीनों का जो आवंटन करना है अलग अलग पोलिंग पार्टीज को, वो काम यहाँ से शुरू होगा जी जी। तो वो बेसिकली एक औचक निरीक्षण था कि जो भी यहाँ पे कमियाँ हैं स्ट्रॉन्ग रूम से संबंधित वो हम एक बार देख लें और उनको समय से पूरा कर लें जी।
पंचकूला में पंचायत चुनाव में भाजपा के सरपंच जीतने के बाद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के निवास स्थान पर पहुंचे। पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के 18 सरपंचों में से 16 सरपंचों ने जीत हासिल कर ली है। पंचकूला विधानसभा के भाजपा के जीते हुए सरपंचों को रहे 2 सभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बधाई भी दी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भाजपा के जीते हुए सरपंचों का मुंह भी मीठा करवाया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष गुप्ता ने ये कहा कि 21 महीने की देरी से चुनाव हुए, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति और भी तेज कर दी जाएगी। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं पंचकूला के जागरूक मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि चाहे वो सरपंच के चुनाव हुए या जिला परिषद के चुनाव हुए, दोनों चुनावों के अंदर सबसे ज़्यादा मतदान जिला पंचकूला के अंदर हुआ। इसका मतलब ये कि पंचकूला का मतदाता जागरूक है, पंचकूला के मतदाता को अपनी वोट की कीमत की पहचान है। तो इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथ साथ पंचकूला प्रशासन को भी कि उन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ाम इस मतदान के लिए, पंच सरपंच के चुनाव के लिए, जिला परिषद के चुनाव के लिए किए। उन सबको भी बधाई देता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने MBBS पूरा करने के बाद डॉक्टरों को सरकारी सेवा का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में राज्य सरकार की नीति के कार्यान्वयन के संबंध में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने छात्रों को राहत देते हुए ये निर्णय लिया कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय अब किसी भी छात्र को कोई बॉन्ड राशि यानी लगभग 10 लाख रुपए का भुगतान नहीं करना होगा। इसकी बजाय छात्रों को अब केवल कॉलेज और संबंधित बैंक के साथ राशि के बॉन्ड क्रम ऋण एग्रीमेंट करना होगा। यदि MBBS MD पास आउट छात्र डॉक्टर के रूप में राज्य सरकार की सेवा में शामिल होना चाहते हैं और 7 साल की निर्दिष्ट अवधि के लिए काम करते हैं तो राज्य सरकार बॉन्ड राशि का वित्त पोषण करेगी। वहीं जो उम्मीदवार हरियाणा में डॉक्टर के रूप में सरकारी सेवा में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें उक्त राशि का भुगतान स्वयं करना होगा। वर्ष 2014 में प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे और MBBS सीटें केवल 700 थी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 6 कॉलेज खोले और आज MBBS सीटों की संख्या बढ़कर 1735 हो गई है। श्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि सरकार की हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। कई जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा होते ही MBBS के लिए 3000 छात्रों के दाखिले हैं जो किए जाएंगे। हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा 5 और 6 नवंबर को होने वाली CET परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वापसी के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही महिला परीक्षार्थियों के साथ एक पारिवारिक सदस्य को भी परीक्षा केंद्र तक लाने और वापसी के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। सहायक अपने परिवार पहचान पत्र को दिखाकर ही इस सुविधा का लाभ ले पाएगा। इस व्यवस्था के लिए हरियाणा सरकार करीब 13,700 बसों का प्रबंध करने वाली है। हरियाणा राज्य परिवहन की लगभग सभी साधारण बसें इस व्यवस्था के लिए प्रयोग में लाई जाएंगी। इसलिए जनसाधारण के लिए परिवहन सुविधा के लिए 5-6 नवंबर 2022 को जो बसें हैं उनमें ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जनसाधारण से ये अपील की जा रही है कि किसी विशेष अथवा अति आवश्यक कार्य के लिए ही यात्रा के लिए उस दिन निकलें। CET परीक्षा में लगभग 11,36,000 उम्मीदवारों के बैठने की संभावना नजर आ रही है। प्रदेश सरकार ने इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को नजदीकी उपमंडलीय बस अड्डे अथवा नजदीकी जिला स्तरीय बस अड्डे में परीक्षा केंद्र के नजदीकी उपमंडलीय बस अड्डे अथवा जिला स्तरीय बस अड्डे जो पहले बताया गया है पहुंचाने व वापस लाने की व्यवस्था परिवहन विभाग द्वारा ही उपलब्ध कर दी जाएगी। श्री कौशल ने ये निर्देश दे दिए हैं कि 14 नवंबर से शुरू होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा के पैवेलियन को और अधिक आकर्षक एवं रचनात्मक ढंग से तैयार
करवा दिया जाएगा। मेले की योजना विभिन्न विभागों के साथ मिलकर समयबद्ध तरीके से की जाएगी। मुख्य सचिव ने प्राधिकरण के अधिकारियों को अपनी गतिविधियां बढ़ाने, गतिविधियों का कैलेंडर तैयार करने और बाजार की आवश्यकता के अनुसार उद्योग विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय मेलों में पूरी योजना व तैयारी के साथ हिस्सा लेने के लिए निर्देश दिए हैं। इससे न केवल प्रदेश के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हरियाणा के लघु, सूक्ष्म और मध्यम इकाइयों को भी अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने प्रदेश में अन्य मेले लगाए जाने की संभावनाएं तलाश करने के भी निर्देश जारी किए हैं। संजीव कौशिक ने यहां तक कहा कि हरियाणा ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। इन उपलब्धियों के बारे में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा पैविलियन पर प्रदर्शित करने के साथ साथ अन्य मेलों तथा विभिन्न विभागों के द्वारा समय समय पर किए जाने वाले कार्यक्रमों में भी प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि समय समय पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न व्यापार मेलों में हरियाणा की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए, ताकि हरियाणा की ग्लोबल पहचान बन सके। पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से खाली हुई आदमपुर विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। विधायक चुनने के लिए लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो चुके थे। वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। दोपहर 1 बजे तक अगर बात की जाए तो 41.24% मतदान हो चुका है। किसी भी हिंसा की आशंका को देखते हुए मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। युवाओं और महिलाओं के साथ बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। कई बुजुर्ग व्हील चेयर पर बैठकर वोट करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंचते हुए दिखाई दिए। वहीं कुलदीप बिश्नोई के द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी पर हमले के बाद जयप्रकाश ने पलटवार करते कहा कि बिश्नोई पर निशाना ये साधा गया है। कुलदीप बिश्नोई ने हमेशा दलित विरोधी काम किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आदमपुर हलके में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के दौरान दलित लोगों के लिए अलग से टेंट भी लगाया जाता है। जेपी ने कहा कि आदमपुर की जनता कुलदीप बिश्नोई के नकारेपन का बदला लेगी। उपचुनाव में जारी वोटिंग के बीच कांग्रेस और इनेलो उम्मीदवार के बाद आप प्रत्याशी सतेंद्र सिंह ने भी परिवार के सदस्यों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाले। उन्होंने न्योली खुर्द गांव के बूथ नंबर 146 पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया। बीजेपी के भव्य बिश्नोई के सामने कांग्रेस के जयप्रकाश मैदान में हैं। इसी के साथ करीब 2 महीने पहले आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले सतेंद्र सिंह व कांग्रेस से बगावत करने वाले कुरड़ा राम नंबरदार इनेलो की टिकट पर आदमपुर के रण में किस्मत आजमाने उतर चुके हैं। आदमपुर उपचुनाव के लेकर आज वोटिंग लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उपचुनाव में गठबंधन उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की जीत होने वाली है। वहीं दिग्विजय ने इनेलो पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में इनेलो को सिर्फ 5000 वोट मिलेंगे। उन्होंने भविष्यवाणी करते कहा कि यदि आदमपुर उपचुनाव में इनेलो 7000 वोट हासिल कर लेता है तो वह उन्हें फोन पर बधाई देंगे। दिग्विजय ने यह भी कहा कि उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई भी वजूद नहीं बचा। इस दौरान जिला परिषद व पंच सरपंच चुनाव को लेकर दिग्विजय ने यहां तक कह दिया कि जेजेपी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में लगी हुई है और सिरसा जिला परिषद में चेयरमैन उनकी पार्टी का ही होगा। दिग्विजय ने अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जिस तरह से एलनाबाद उपचुनाव के रिजल्ट आए उसको देखते हुए अभय ने एलनाबाद हल्का छोड़कर रानिया की तरफ रुख कर लिया। सो लगता है कि एलनाबाद से भी उनका मोह कम हो चुका है। अब आने वाले ये नतीजे बताएंगे कि जो आदमपुर सीट है उस पर किसका परचम लहराने वाला है। हरियाणा न्यूज में इतना ही। कुछ और हरियाणा की विशेष समाचार लेके फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद।